हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हमारी क्लास 6 हिस्ट्री का। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे इससे पहले हमने गुप्ता एज के बारे में पढ़ा। तो गुप्ता जो एज था, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, मंदिर बने, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ, आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हुआ, उसके अलावा कुछ बुक्स लिखी गई, आयुर्वेद में कुछ डिस्कवरीज हुई, एस्ट्रोनॉमी में डिस्कवरीज हुई। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो तीन मेन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक आयरन पिलर के बारे में। आयरन पिलर के बारे में, ये जो आयरन पिलर है ये कहाँ पर है? मेहरौली, दिल्ली में है। जिसके अगर हम हाइट, जो कितने साल पहले, 1500 साल पहले बनाया गया था, 1500 ईयर्स अगो। ठीक है। और ये जो आयरन पिलर है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट कितनी है इसकी? 7.2 मीटर है। वेट कितना है? 3 टन्स इसका वेट है। और इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है इसके बारे में। इंस्क्रिप्शन में चंद्र जो वर्ड है उसका हमें वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि प्रोबेबली ये कब बना होगा, जो गुप्त एज था उस समय बना होगा ये आयरन पिलर। और इसकी खास बात क्या है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि इतना अमेजिंग यहाँ पर आप सोचिए कि इतना अमेजिंग यूज़ हुआ आयरन का, और इतना इंटरेस्टिंग बात है कि 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बना था, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, नो रस्टिंग। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आयरन पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन यहाँ पर 1500 साल पहले जो बनाया गया आयरन पिलर, जो कि कहाँ है? मेहरौली, दिल्ली में है, उस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बिल्डिंग्स के बारे में। ठीक है। तो बिल्डिंग्स के बारे में हमें यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में हमें सबसे पहले तो हम क्या पढ़ लेते हैं? स्तूपास के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्पल्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे जो आर्टिफिशियल केव होती है उनके बारे में, आर्टिफिशियल केव्स। सबसे पहले अगर हम बात करें स्तूप की, तो स्तूप का मतलब क्या होता है? माउंड, यानी कि जो उठा हुआ पार्ट होता है, माउंड, उसको ही स्तूप का लिटरल मीनिंग ही क्या होता है? माउंड होता है। स्तूप की अगर हम बात करें तो कैसे बनाए जाते थे, तो सबसे पहले सेंटर में, सेंटर या जिसे हार्ट ऑफ स्तूप भी कहते हैं, वहां पर एक बॉक्स रखा जाता था, जिसको क्या कहते हैं? रेलिक कास्केट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें बॉडीली रिमेन्स होते थे, कुछ हमें जैसे कि टीथ, बोन्स हो गए, एशेस हो गए, किसके? बुद्धा और उसके फॉलोवर्स के। और इनको रखा जाता था, फिर इनको कवर किया जाता था मिट्टी से, कवर्ड बाय अर्थ हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता था? जो मड ब्रिक्स या फिर बेक्ड ब्रिक्स होती थी, उनसे इसको कवर किया जाता था। ठीक है। और इसमें हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि फाइन स्कल्पचर से इसे डेकोरेट किया गया था, बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और प्रदक्षिणा पथ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होती थी? परिक्रमा जो करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्या, जो प्रदक्षिण पथ है, इसके अराउंड रेलिंग भी है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है सांची स्तूप, उसके अलावा अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरावती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्तूप थे 2000 साल पहले, बहुत सुंदर स्तूप यहाँ पर बने थे, बहुत अच्छी पत्थरों पर नक्काशी हुआ करती थी। सांची स्तूप की अगर हम बात करें, जो सांची स्तूप का मेजर वाला पार्ट है, जैसे कुछ इस तरीके का है, तो ये वाला जो पार्ट है ये बनाया गया था, इससे इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है और रिकॉर्ड्स के थ्रू कि ये जो पार्ट था ये बनाया गया था अशोक के साम्राज्य में, अशोक के रूल के टाइम पर। ठीक है। और फिर उसके अलावा जो ये रेलिंग बनाई गई है दक्षिणा पथ के
अराउंड। और जो गेटवे बनाया गया कुछ इस तरीके से, ये कब बनाएगा, ये बनाएगा लेटर रूलर्स के समय, यानी कि बाद में बनाया गया, उस समय नहीं बनाया गया, ऐसा हमें रिकॉर्ड से पता चलता है। स्तूप के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसी समय बहुत सारे टेम्पल्स भी डेवलपमेंट हो रहे थे, जिनमें जो डेटीज हैं, जो देवी देवता हैं, किनका वर्णन हमें मिलता है, भगवान विष्णु, शिव पार्वती, दुर्गा, शिव दुर्गा और माता पार्वती, इनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। और जो मंदिर होता है उसके उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है गर्भगृह, गर्भगृह, दूसरा होता है शिखर और तीसरा होता है मंडप। ये जो 3 पार्ट थे ये लगभग हर मंदिर में होते थे। गर्भगृह की अगर हम बात करें तो ये ऐसा स्थान जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की तस्वीरें या इमेजेस होती थी। यहाँ पर रिचुअल्स भी पंडितों के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। शिखर की अगर हम बात करें तो गर्भगृह के ऊपर ही क्या होता था, शिखर बना होता था, जो सेक्रेड प्लेस की तरह इसको मार्क करता था। उसके बाद मंडप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पर पीपल असेंबल होते थे, असेंबलीज यहाँ पर होती थी, लोग इकट्ठा यहाँ पर होते थे। अब टेम्पल्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो महाबलीपुरम और उसके अलावा एहोल, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, चालुक्य की कैपिटल थी एहोल, जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर था, और यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स के डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिले हैं। तो टेम्पल्स और स्तूप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये बनाए कैसे जाते थे, तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होता था सब कुछ करना, इतना क्वालिटी ऑफ स्टोन अरेंज करना और उनको सही से जमाना, तो बहुत खर्चा भी आता था। तो इसलिए जो क्वीन और किंग्स होते थे वो इसकी प्लानिंग करते थे, इसको अरेंज करते थे, अपने ट्रेजरी से पे करते थे जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको। ठीक है, तो क्या होता था, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स प्रिपेयर किए जाते थे, ढूंढे जाते थे, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उन पर नक्काशी की जाती थी, कार्विंग की जाती थी, और फिर ध्यान से बहुत अच्छे से उन्हें जमाया जाता था और स्तूप और टेम्पल्स बनाए जाते थे। मनी ट्रेजरी से अपनी देते थे राजा और रानी, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको, और कुछ डिवोटीज जो थे, कुछ श्रद्धालु आते थे, वो गिफ्ट लाते थे, तो उनसे डेकोरेशन के लिए यूज़ होता था वो जो गिफ्ट लाते थे वो। उसके अलावा कुछ और जो लोग थे, जो आम लोग, वो भी आते थे मंदिर में और वो भी योगदान करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी के योगदान से, राजा हो, रानी हो, जो डिवोटीज हो, आम लोग हो, उन सभी की मदद से मिलकर बनता था स्तूप और टेम्पल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल केव्स की, तो आर्टिफिशियल केव्स जो होती हैं ये ऐसी केव्स होती है जिन्हें बनाया जाता है, खोद कर बनाया जाता है। जैसे कोई गुफा है तो उसमें कोई पत्थर है बड़ा, तो उसको खोद खोद कर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल केव्स। ठीक है, आउट ऑफ जो बड़ी रॉक्स होती हैं उनमें खोद खोद कर ये बनाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा बिल्डिंग्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हम जान लेते हैं, यानी कि अब हम जान लेते हैं बुक्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग्स के बारे में हमने जान लिया। फिर इसके बाद पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कहाँ हमें देखने को मिलता है पेंटिंग्स का, अजंता केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं भी आर्टिफिशियल केव्स की तरह ही बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं 1500 साल पहले बनाई गई, 1500 साल पहले, जैसे आयरन पिलर की हमने बात करी, उसी तरीके से 1500 साल पहले ये भी बनाई गई अजंता केव्स में पेंटिंग्स। जो पेंटिंग्स है उनमें कलर जो थे नेचुरल प्लांट और फ्लावर के कलर यूज़ किए जाते थे, और वो इतने अच्छे कलर्स थे कि अभी तक हमें क्लियर वो दिखते हैं कलर, बहुत बहुत सुंदर कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, जैसे कि एपिक्स जो होते हैं, जिनमें हमें कुछ हीरोइक कैरेक्टर्स के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, राजाओं के बारे में कहानियाँ मिलती हैं, एपिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तमिल एपिक्स की, तमिल एपिक्स। तो तमिल एपिक्स यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। पहला है शिलप्पाधिकारम, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया था, जो
आइलेंगो के द्वारा, ठीक है। और कब कंपोज किया गया था, आज से अगर हम बात करें तो 1800 साल पहले। उसके बाद एक और तमिल जो एपिक है वो हमें देखने को मिलता है मणिमेखलाई, जो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, सतना के द्वारा। और कब, 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो। उसके अलावा कालिदास की भी कुछ बुक्स मिलती हैं, कुछ प्ले मिलते हैं, कुछ पोम्स मिलती है, जैसे मेघदूत हो गया, अभियान शाकुंतलम हो गया, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। तो ये तमिल एपिक्स हो गए। उसके अलावा कुछ संस्कृत एपिक्स, संस्कृत एपिक्स या संस्कृत बुक्स हमें मिलती है, जो जिसमें कौन आता है, पुराण, महाभारत और रामायण। जो पुराण और महाभारत, पुराण का मतलब ही क्या होता है, ओल्ड होता है। तो इसमें हमें देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, विष्णु, दुर्गा, भगवान शिव, माता पार्वती, इनके बारे में हमें वर्णन मिलता है, कैसे इनकी पूजा की जाती है, और क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में, राजाओं के बारे में हमें इसमें जानने को मिलता है। महाभारत की अगर हम बात करें तो कौरवों और पांडवों के बीच कैसे युद्ध हुआ, जो हस्तिनापुर की गद्दी है उसके लिए, ये हमें यहाँ पर जानने को मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। ये दोनों किसके द्वारा कंपाइल की गई थी, महर्षि व्यास के द्वारा। और महाभारत का ही जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही पार्ट है। रामायण की अगर हम बात करें तो इसमें भगवान राम के बारे में, उनके वनवास के बारे में, सीता के हरण के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो रामायण जो था वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, वाल्मीकि जी के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। अब ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, लेकिन साधारण लोग जो थे, सामान्य लोग, वो भी कहानियाँ बताते थे, ऑर्डिनरी पीपल। अगर हम बात करें सामान्य लोगों की, तो उनकी जो कहानियाँ होती थी उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम कहते हैं जातक कथाएं, या फिर पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ। और ये जो जातक कथाएं होती थी, तो जो स्कल्पचर्स होते थे उनसे हमें पता चल सकता था कि यहाँ ये कहानी हुई, ये घटना घटी होगी, इस तरीके से कहानियों के बारे में हमें, जातक कथाओं के बारे में कुछ पेंटिंग्स, कुछ स्कल्पचर से भी पता चल सकता है, ठीक है। ये हमने बुक्स की भी पूरी बात कर ली। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स, जैसे कि साइंस की बुक्स, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर का नाम सुनते हैं सबसे पहले तो हमारे माइंड में कौन आते हैं, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे वो क्या थे, एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन थे, और एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर। और इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो कौन सी है, बुक की अगर हम बात करें तो वो है आर्यभट्टम, आर्यभट्टम। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बहुत कुछ बताया है, जैसे कि डे और नाइट के बारे में बताया है कि दिन रात कैसे होते हैं, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उससे डे और नाइट होते हैं। एक्लिप्सेस के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे ग्रहण होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके अलावा इन्होंने जो सर्कल की सरकमफ्रेरेंस होती है, सरकमफेरेंस, उसके बारे में बताया, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्यूरेट फॉर्मूला था, ऐसा भी नहीं कि केवल प्रेडिक्शन था, कुछ एक्यूरेट फॉर्मूला जो हम आज भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे वराह मिहिर हो गए, और भी मैथमेटिशियन थे, कुछ और भी एस्ट्रोनॉमर्स थे जिनने बहुत सारी डिस्कवरीज की इस फील्ड में। इसके अलावा अगर हम बात करें जीरो की डिस्कवरी, वो भी इंडिया में हुई, इंडिया के ही मैथमेटिशियंस ने की। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा कंपोज की गई थी, चरक संहिता। उसके अलावा सुश्रुता संहिता, जो कि सुश्रुता के द्वारा कंपोज की गई थी। तो इनमें हमें क्या मिलता है, मेडिसिन के बारे में, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है, इसीलिए तो गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पर हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटीज सारी खत्म होती हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।